हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग लास्ट टाइम जो टॉपिक कर रहे थे टाइप्स ऑफ पोएट्री उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। सो टुडे वी रीड ऑड, ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड ऑड, एपिक, बैलेड, ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड एलेगरी। ठीक है। लिरिक पढ़ लिए थे, सोनेट पढ़ लिए थे, एलेजी पढ़ लिए थे हम लोग। अब जहाँ पे हम लोग ने इसको लीव किया था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। लिरिक सभी को पता है क्या होती है। लिरिक है सब्जेक्टिव पोएट्री होती है, सिंगल स्पीकर द्वारा बोली जाती है टू एक्सप्रेस स्टेट ऑफ माइंड, थॉट्स, फीलिंग। सोनेट 49 पोएम विद पर्टिकुलर राइम स्कीम। राइम स्कीम पता है, टू टाइप्स के सोनेट हैं, दोनों की राइम स्कीम पता होनी चाहिए आपको। फिर ये स्पेंसियन सोनेट के बारे में एक्स्ट्रा बताया था मैं। इलेजी सैड सॉन्ग टू लैमेंट्स समवंस डेथ or loss of something. Now we are going to read odd. So what is odd? Let's discuss what is odd. Odd denotes a long lyric poem that is serious in subject and treatment, elevated in style and elaborate in stanzic structure. Stanzic structure. Okay. Again, odd is a type of lyric poem. And odd is long lyric poem, not a short. And serious in subject, serious in subject and treatment means जो भी सब्जेक्ट ये लेगा, मतलब ऑड हम लोग जिस किसी के लिए भी ले रहे हैं वो सब्जेक्ट क्या होगा, सीरियस होगा। और कहीं पर भी हम लोग जब ऑड लिख रहे हैं एक, तो उसके बारे में बहुत डिटेलिंग से बताएगा। साथ में जो स्टाइल यूज़ करेगा, यहाँ स्टाइल से क्या मतलब है, राइटिंग स्टाइल। राइटिंग स्टाइल जो होगी ना वो बहुत ही फॉर्मल होगी, बहुत ही अच्छी होगी। एंड इलोबरेट इन इट्स स्टेंजिक फॉर्म। स्टेंजा फॉर्म में लिखी जाती है। मेनली जो ऑर्ड्स होते हैं सभी 4 लाइंस की स्टेंजा फॉर्म में लिखे जाती हैं, जिनको 4 लाइंस का जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, क्वाट्रेन बोलते हैं अपन लोग। तो जो ऑर्ड्स होते हैं मेनली क्वाट्रेंस में लिखी जाती हैं। क्वाट्रेंस के बारे में बताया था। क्वाट्रेंस मीन्स 4 लाइंस। लास्ट सोनेट जब हम लोग ने पढ़ा था तब हम लोग ने डिस्कस किया था। तो मोस्ट फेमस टाइप क्या है पता है, ऑड। और यही मेन टाइप है ऑड। मैं लास्ट क्लास में भी लीव करते समय थोड़ा बहुत जो डिटेल बताया था उसमें आपको बताया था कि मोस्ट फेमस ऑड और मेन ऑड जो है, जो स्टार्ट हुआ सबसे शुरू में, वो पिंडारिक ऑड है। पिंडारिक ऑड। पिंडारिक ऑड क्यों? क्योंकि एक ग्रीक पोएट थे पिंडार, इन्होंने ही इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था सबसे पहले, और इन्होंने ही इसको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया, और इन्हीं की वजह से ये जो फॉर्म है पोएट्री का वो फेमस हो पाया इस कारण। द प्रोटोटाइप वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय ग्रीक पोएट पिंडार, मैंने बता दिया। पिंडारिक ऑड्स वर मॉडल ऑन द सॉन्ग बाय द ये कोरस रहेगा, ठीक है, करेक्ट कर लेना, बाय कोरस इन ग्रीक ड्रामा। तो ये ऑड जो है वो कहाँ से आया है? ऑड जो है अपना ऑड आया है ग्रीक ड्रामा से। ग्रीक ड्रामा में ना कोरस होता था। कोरस क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है। 10-15 औरतों का ग्रुप होता था। ठीक है, औरतों या फिर मेनली तो उस समय औरत आई थिंक नहीं होते थे अलाउ, तो लड़कों का ग्रुप या फिर पीपल का ग्रुप। ठीक है। तो कोरस इज अ ग्रुप ऑफ अ पीपल असाइंड टू सिंग इन अ ड्रामा। ठीक है। सो कोरस, कोरस ग्रीक में क्या होता था, ग्रीक ड्रामा में कोरस होते थे, मतलब बीच बीच में कोई चीज़ डिटेलिंग देनी है ना तो कोरस वो गा के बताता था साथ में। तो उन कोरस ड्रामा से इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने ऑड लिखा। ऑड। और एक और चीज़ मैंने बताई थी, जैसे कि सैडनेस को शो करने के लिए क्या चीज़ लिखी जाती है, सैडनेस शो करने के लिए लिखी जाती है इलेजी। वैसे ही अगर हमें किसी की तारीफ़ करनी है, प्रेस करनी है, ग्लोरीफाई करना है उसका, मतलब जैसे आप किसी भी चीज़ पे, जैसे मैं बात करूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, when I want to glorify my tab, nothing, just my tab, then I will glorify it, I will praise it, I will write about its feature in my poem or odd. Okay. अब सबसे मेन पार्ट जो फैक्ट है जो आपको याद रखनी है, तो जो होता है अपना पिंडारिक ऑड, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर होता है ये, स्ट्रॉफी,
कॉम्प्लेक्स स्ट्रेंजर पैटर्न इन सेट ऑफ थ्री, लिखा है ना, स्ट्रॉफी, एंटीस्ट्रॉफी एंड इपोर्ट। आपको जैसे क्वेश्चन पूछेगा, स्ट्रॉफी, एंटीस्ट्रॉफी एंड इपोर्ट इज रिलेटेड टू विच जेनरा आर विच टाइप ऑफ पोएट्री, फिर 4-5 ऑप्शन दे देगा, इलेजी, सोनेट, ऑड, लिरिक पोयम। जज कर लोगे ना? बस वही करना है आपको, जज करना है और क्लिक करना है, ठीक है। स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी, इपोर्ट, ये जो सेक्शन आया है, जो पार्ट है ओड का, ये भी कहाँ से आया है? ग्रीक ड्रामा से आया है। ग्रीक ड्रामा में ना, जब एक कोरस लेफ्ट की तरफ मुंह करते हुए कोई गीत गाती थी, उसको बोलते थे एंटी स्ट्रॉफी। फिर एक सेक्शन होता था जब राइट की तरफ मुंह करके कोरस में सॉन्ग्स गाते थे, उस पोएम के टाइप को बोलते थे एंटी स्ट्रॉफी, ठीक है। और कई टाइप है। फिर मतलब ग्रीक ड्रामा का पार्ट है, कोरस लेफ्ट की तरफ गया और जो गाया वो हो गया स्ट्रॉफी, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, लेफ्ट क्लियर करते हैं, लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ जाते समय जो गाया कोरस ने वो क्या हो गया? स्ट्रॉफी। एंटी स्ट्रॉफी क्या है? एंटी स्ट्रॉफी जब राइट की तरफ जाते हुए कोरस गाती है, उस वाले सेक्शन को बोलते थे अपन लोग एंटी स्ट्रॉफी। और इपोर्ट क्या होता है? इपोर्ट जब मिड में रहते हुए, मिडिल में रह के जब कोरस कुछ बताता था, उसको बोलते थे इपोर्ट, ठीक है। अब ये और में तो क्या, और तो हमारी पोइट्री सर ड्रामा का पार्ट तो नहीं है, भले ही ग्रीक ड्रामा से ये चीज़ें आई हैं। तो पिंडारिक और कैसे वो होता है, ठीक है। जो ऑर्स लिखते हैं ना, वो ऐसे करते थे, स्ट्रॉफी और एंटी स्ट्रॉफी को साथ में रखते थे और ईपोर्ट को बाद में लिखते थे। पिंडार जो प्रैक्टिस करते थे उसमें क्या रखते थे? स्ट्रॉफी और एंटी स्ट्रॉफी को साथ में लिखते थे और ईपोर्ट को लास्ट में लिखते थे, ठीक है, अलग से। ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सो पिंडारिक एंड रेगुलर ऑड के बारे में देखो लिखल है, स्ट्रॉफी एंड एंटी स्ट्रॉफी रिटन इन वन स्टैंजा। जैसे मैंने बताया था आपको, वन स्टैंजा में लिखा जाता है जो अपना स्ट्रॉफी एंड एंटी स्ट्रॉफी है, ठीक है। ये स्टेंजा का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, देख लेना, आर नहीं रहेगा बस, और कुछ नहीं। स्ट्रॉफी एंड एंटी स्ट्रॉफी रिटेन इन वन स्टेंजा पैटर्न एंड ऑल द इपोर्ट इन अदर, इपोर्ट अनदर रो में होगा, ठीक है, पिंडारी कोड में, जिसको रेगुलर ऑड बोलते हैं। दिस फॉर्म ऑफ इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड बाय बेन जॉनसन, अगेन इंपॉर्टेंट नेम, हु इंट्रोड्यूस्ड पिंडारिक ऑड इन इंग्लैंड, so name is Ben Johnson. who introduced who introduced पिंटारिक ऑड इन इंग्लैंड? बेन जॉनसन। बेन जॉनसन का एक वर्क है जिसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ऑड टू द, ये मार्क गलत जगह लगा, ऑड टू द इमॉर्टल मेमोरी एंड फ्रेंडशिप ऑफ द नोबल पेयर सर लूसियस कैरी एंड सर एच मॉरिसन। अच्छे देखते हैं, ऑड टू द इमॉर्टल मेमोरी एंड फ्रेंडशिप ऑफ द नोबल पेयर सर लूसियस कैरी एंड सर एच मॉरिसन, ओके। ये ऑड का जो टॉपिक है, मीन्स टाइटल जो है वो याद नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन हमको ये डिटेल याद रहनी चाहिए कि पिंडोरिक ऑड को इंग्लैंड में किसने इंट्रोड्यूस किया? बेन जॉनसन ने, ओके। पिंडोरिक व पिंडोरिक ऑड्स व encomiastic that they were written to praise and glorify someone or something। इंकोमियास्टिक मतलब अगेन तारीफ से ही रिलेटेड है। इंकोमियास्टिक जो वर्ड है, ऐसा कुछ अलग सा वर्ड नहीं है जिससे देख के आप डर जाओ, ठीक है। एग्जाम्पल्स है, प्रोग्रेस ऑफ पोएसी बाय थॉमस ग्रे, याद रखना है, प्रोग्रेस ऑफ पोएसी इज अ ऑड, प्रोग्रेस ऑफ पोएसी बाय थॉमस ग्रे एंड ऑड टू द वेस्ट विंड बाय पीबी शेले। मेनली जो ऑड्स होते हैं ना, उसमें लिखा होता है कि ऑड टू ऑटम, ऑड टू, ऑड टू नाइटिंगेल, बहुत फेमस वर्क है ऑड टू नाइटिंगेल बाय जॉन किट्स, मेंशन नहीं किया मैंने एग्जांपल में, ऑड टू नाइटिंगेल बाय जॉन किट्स, माइंड में रहेगा। ऑड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, बहुत ही फेमस फेमस वर्क हैं, ऑड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। जॉन किट्स, याद आया कुछ? लास्ट क्लास में मैंने एक चीज़ बताई थी, एलेजी की, एलेजी का एक टाइप बताया था ना एग्जाम्पल में, क्या था? एडोनेस। एडोनेस इज रिटन बाय पीबी शेले, फॉर हुम? जॉन किट्स, ऑन द डेथ ऑफ जॉन किट्स। वही वही जॉन किट्स हैं जो बहुत ही फेमस हैं अपने ऑर्ट्स के लिए। टोटल 6 ऑर्ट्स लिखी हैं इन्होंने और सभी की सभी बहुत अच्छी हैं। नेक्स्ट, ये ऑड टू द वेस्ट विंड बाय पीबी शेले, इनका एग्जाम्पल में लिया है। देखो थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ी लाइंस पढ़ते हैं, आप लोग बाद में और पढ़ सकते हो पूरा, मैं थोड़ी बहुत लाइंस पढ़ता हूँ इसकी। ओ
wild west wind, thou breath of autumn being. O wild west wind, thou breath of autumn being, thou from whose unseen presence the leaves there are driven like ghosts from an enchanter fleeing. ओके, तो जो राइटर है पीबी शेले, वो किसको डायरेक्ट मेंशन कर रहे हैं, वाइल्ड वेस्ट विंड को। क्या बोल रहे हैं कि ताउ ब्रेथ ऑफ ऑटम बीइंग, तुम क्या हो। ऑटम मतलब क्या होता है, पतझड़। पतझड़ की ब्रेथ की तरह हो, सांस की तरह हो, सांस की तरह हवा। दऊ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड आर ड्राइवन। क्यों, तुम वो हो जिसके प्रेजेंस से, जिसके आने से क्या होता है, जो डेड लिव्स हैं, पतझड़ के समय जो डेड लिव्स पड़ी हुई हैं वो क्या होती हैं, ड्राइवन, भाग जाती हैं। लाइक घोस्ट फ्रॉम अ इंचेंटर फ्लिंग, जैसे कि इंचेंटर, चैंट मतलब होता है मंत्र का जाप करना, जैसे मंत्र का जाप करने से भूत पिशाच भागते हैं ना, वैसे ही डेड लिव्स भी तुम्हारे आने से भाग जाती हैं, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक, तो मीन्स डायरेक्ट वेस्ट विंड को रिफरेंस कर रहा है, और यहाँ पर जितनी भी लाइन्स है ना, सभी वेस्ट विंड के बारे में ही डायरेक्ट उनको ग्लोरीफाई करने के लिए ही बनी हुई हैं। ठीक है, तो और टू द वेस्ट विंड बाय पीबी शेले। आगे की लाइंस और पढ़ सकते हो आप लोग। येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड, किस चीज़ को बता रहा है, जो लिप्स भाग जाती हैं उनके कलर हैं, येलो, ब्लैक, पेल, हेक्टिक रेड। ओके, मूव करते हैं हम लोग, आगे मूव करते हैं। मैं वो कर लेता हूँ, एक्सप्लेन नहीं करता, पोएम्स को पढ़ लेता हूँ। Yellow and black and pale and hectic red, pestilence striken multitudes, O thou who chariotest to their dark wintry bed। चैरियट मतलब रथ होता है, डार्क विंट्री बेड, विंट्री मतलब विंटर मतलब ठंड, मतलब ठंड के जो ये वेस्ट विंड आती है ना, ये ठंडी हवाएं होती हैं। द विंग्ड सीस्ट वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो, इच लाइक अ कॉप्स विद इन इट्स ग्रो, अनटिल कॉप्स लाश विद इन ग्रो। जो ये सीड्स लेके आता है, विंग्ड सीड्स लेके आता है, वो क्या होती हैं, कॉप्स की तरह, लाश की तरह पड़ी होती है। अनटिल दाइन एज्योर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग सेल ब्लो, एज्योर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग सेल ब्लो मतलब स्प्रिंग, बसंत। बसंत को क्या बोल रहा है, वेस्ट विंड की सिस्टर बोल रहा है। ठीक है her clarion over the dreaming earth, and fill driving sweet birds like flocks to feed in air, within with living hues and orders plain and hill, wild spirit which art moving everywhere, destroyer and preserver here or here। तो डिस्ट्रॉयर भी बोल रहा है, प्रिजर्वर भी बोल रहा है। ठीक है, तो एक हिसाब से यहाँ पर पैराडॉक्स यूज़ हुआ या फिर ऑक्सीमोरॉन। पैराडॉक्स क्या होता है, एक ही सेंटेंस में ना, जैसे आप लाइट भी बोले, डार्क भी बोले, तो अपोजिट वर्ड का यूज़ किया तो पैराडॉक्स होगा। और वहीं वहीं पे मैंने जैसे यूज़ कर लिया, जैसे मैं मालूम लाइटली डार्क बोलूँ, या फिर यू हैव डन योर जॉब गुडली बैड। ठीक है, गुडली बैड, यू हैव डन योर जॉब गुडली बैड। ठीक है, तो गुड भी बोल रहा हूँ एक ही समय पे, बैड भी बोल रहा हूँ, और वहीं पे हैं दोनों वर्ड्स, तो वो क्या होता है, वो होता है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन, ठीक है, एक ही जगह पे है तो क्या होगा, ऑक्सीमोरॉन। सर ये क्या क्या बता रहे हो, ये सोच रहे होगे आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो देखो ये चीज़ बता रहे हो, ये जो ऑक्सीमोरॉन और पैराडॉक्स बोला ना, ये आप लोग जब हिंदी पढ़ते थे, हिंदी में आप लोग अलंकार पढ़े हो, पढ़ा ही होगा, यमक अलंकार पढ़ा है ना, उपमा अलंकार, वही वो सब एक चीज़ क्या है, लिटरेरी डिवाइसेस हैं। वो सेम चीज़ें यहाँ भी हैं, और टू द वेस्ट विंड में वो चीज़ हमको जाननी है, समझनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अनदर टाइप ऑफ ऑड, होरेशियन ऑड, ये इट्रिलुगर ऑड है, बहुत ही कम लोगों ने प्रैक्टिस किया है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अपन को पिंडारिक ऑड के बारे में पता है डिटेलिंग, तो ठीक है, लेकिन ये टाइप है तो इसको पढ़ना ज़रूरी है, तो पढ़ लेते हैं। चलो, द होरेशियन ऑड्स वर ओरिजिनली मॉडल ऑन द मेटीटोन एंड फॉर्म ऑफ ऑड ऑफ द रोमन होरेस। ठीक है मेटीटोन लिखा हुआ है, मेटी कुछ नहीं होता, ये मीटर होगा, मीटर होगा, मीटर सॉरी, मीटर, और ये कॉमा। तो द होरेशियन ऑड्स वर ओरिजिनली मॉडल ऑन द मेटर टोन एंड फॉर्म ऑफ ऑड ऑफ द होरे रोमन होरेस। तो जो होरेशियन ऑड है ना, वो मेटर, टोन और फॉर्म, क्या क्या, मेटर, टोन और ऑड के फॉर्म में, ऑड के फॉर्म में, मतलब सॉरी, फॉर्म के मामले में
किस ऑड से रिलेटेड है? रोमन होरेस। होरेस ने जैसी ऑड लिखी समझो, होरेस ने ऑड लिखने के लिए जैसी टाइप की मेटर का यूज़ किया, टोन का यूज़ किया और फॉर्म का यूज़ किया, उससे रिलेटेड जो ऑड है वो है होरेशियन ऑड। अब देखो थोड़ी चीज़ यहाँ पर अलग दी गई हैं, यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब अलग क्या है इसमें? इन कॉन्ट्रेस्ट टू द पेजन, इन कॉन्ट्रेस्ट टू द पेशन, विजनरी बोल्डनेस एंड फॉर्मल लैंग्वेज ऑफ पिंडारिक। जैसे हम लोग ने पहले पढ़ा, पिंडारिक में क्या था? एलिवेटेड स्टाइल था। एलिवेटेड स्टाइल मतलब मैं बोला था राइटिंग स्टाइल अच्छा रहेगा, फॉर्मल रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, उसके अपोजिट में देखो, जो पिंडारिक ऑड होता है उसमें पेशन होता है, जुनून होता है, विजनरी बोल्डनेस होता है। मीन्स कुछ लिख रहा हूँ तो अच्छा विज़न लेके लिखूँगा और डंके की चोट पे लिखूँगा। बोल्डनेस मतलब वही होता है। एंड फॉर्मल लैंग्वेज ऑफ पिंडारिक ऑड, ठीक है, और फॉर्मल होता है। होरेशियन ऑड्स क्या होते हैं? होरेशियन ऑड ना काम होते हैं, मतलब आपको शांत करने वाले रहते हैं समझो। ये वाला जो ऑड है अगर पढ़ोगे आप पिंडारिक ऑड, तो आपको बहुत सारी ग्लोरीफाइंग चीज़ें मिलेंगी। उनको पढ़ के आप जो मतलब जुनून आ जाएगा, पेशन मत समझो, उसको पी के अच्छा फील होगा, जुनून आ जाएगा, ऐसा सोच सकते हैं। मतलब उसके बारे में जिस बारे में लिखी जाएगी वो सब चीज़ें बहुत रिलैक्स फील, वो सब चीज़ें ना बहुत हैप्पी फील कराएंगी, या फिर बोल सकते हैं उसमें जान डाल देंगी। और दूसरी तरफ जब आप होरेशियन और पढ़ेंगे तो होरेशियन और आपको काम फील कराएगा, मेडिटेटिव, बस बस पढ़ के काम अच्छा लग रहा है ऐसा। तो होरेशियन ऑर्स वर काम, मेडिटेटिव एंड कोलोक्यूल। काम मतलब तो शांत, आपको पता है। मेडिटेटिव मतलब दिमाग को शांत करने वाला है, जैसे मेडिटेशन बोलते हैं ना वैसे ही। और कॉलिक्यूअल, कॉलिक्यूअल मतलब होता है कि आप कॉलिक्यूअल मतलब जो जिस साइड आप रह रहे हो उस साइड के वर्ड्स भी आप यूज़ करते हो अगर अपने पोएम में। जैसे मैं बात करूँ, जैसे मैं हिंदी पोएम लिख रहा हूँ, ठीक है, हिंदी में पोएम लिख रहा हूँ और मैं अपने छत्तीसगढ़ी के थोड़े वर्ड्स उसमें यूज़ करूँ, लैंग्वेज उतना स्टैंडर्ड ना रखूँ हिंदी का कि हाँ यार इसमें ऐसा ही होना चाहिए, हिंदी में तो ऐसा नहीं होता। तो वो क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी के भी वर्ड में उसमें ऐड करूँ तो हो जाएगा कॉलिक्यूल, ठीक है। दे आर आल्सो यूजली होमोस्ट्रॉफिक, होमो मतलब वन, तो उसमें भी एक ही स्ट्रॉफिक होता है, ठीक है। स्ट्रॉफी एंटी स्ट्रॉफी पोर्ट दो तीनों में सेम ही टाइप के होते हैं। इट इज़ मेनली शॉर्टर देन पिंडारिक। ये चीज़ याद रखने लायक है, लास्ट क्लास में बताया था कि पिंडारिक क्या होते हैं, शॉर्टर होते हैं होरेशियन ऑड से। एग्जाम्पल है देखो, एन होरेशियन ऑड अपॉन क्रोमवेल्स रिटर्न्स फ्रॉम आयरलैंड एंड ऑड टू द ऑटम बाय जॉन किट्स, ठीक। ऑड टू ऑटम होरेशियन ऑड का एग्जाम्पल है। ऑड टू ऑटम यहाँ पर जो मेंशन किया हूँ उसी पोएम की लाइन को लिखा हूँ, क्योंकि ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं मिलते इसके। जॉन किट्स, इनके बारे में मैंने बात की थी पहले कि जॉन किट्स। अब देखो, कोई पर्सन अगर नेचुरल पोएट है मतलब नेचर के बारे में लिखता है, रोमांटिक पोएट मतलब नेचर के बारे में लिखेगा। जॉन किट्स अपने जो थे ना ये रोमांटिक पोएट थे, रोमांटिक पोएट नेचर के बारे में लिखेगा, ओके। तो देखो, कोई पर्सन अगर नेचर के बारे में लिखता है, आपने कभी भी हिंदी की कुछ वो पढ़ी होंगी, हिंदी की इंग्लिश की जैसी भी कविताएं पढ़ी होंगी, उसमें देखा होगा कि जो पर्सन ग्लोरीफाई कर रहा है वो क्या करता है, हमेशा स्प्रिंग को ग्लोरीफाई करता है, बसंत ऋतु के बारे में बोलता है, चारों तरफ हरियाली। लेकिन ये देखो अपने जॉन किट्स किसके बारे में लिख रहे हैं, ऑटम के बारे में लिख रहे हैं, पतझड़, पतझड़ के बारे में किसी को लिखते देखा है? तो समझो इस टाइप के थिंकर थे अपने जॉन किट्स, और कैसे ग्लोरीफाई किया है यहाँ पोयम को पढ़ के देख सकते हो आप लोग, ठीक है। चलो दो तीन लाइन पढ़ लेता हूँ मैं शुरू की, उसके बाद बाकी आप लोगों के लिए छोड़ता जाऊँगा। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, तो ऑटम को बोलता है कि तुम क्या हो, धुंध, धुंध का मौसम हो, और मेलो फ्रूटफुलनेस, जिस समय फल पकते हैं उस समय का वो हो। क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन, मैच्योरिंग सन मतलब सन जब मैच्योर हो जाएगा मतलब गर्मी आ जाएगी ना, उसके क्या हो तुम, क्लोज बॉजम फ्रेंड हो, गर्मी के फ्रेंड हो। पतझड़ हमेशा ऐसी गर्मी के टाइम पे ही होता है समझो, किसी का उनको बोला है, या फिर जब पतझड़ आ जाता है उसके बाद मतलब गर्मी आने वाला रहता है तब पतझड़ होती है ऐसी। तो बोल रहा है क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन, conspiring with him how to load and blaze with fruit the vines that around the thatch is run। तो तुम क्या कर रहे हो, मैच्योरिंग सन के साथ कॉन्स्पायर कर रहे हो, साजिश रच रहे हो कि कैसे लोड किया जाए और ब्लेस किया जाए किसको, वाइन्स को, लताओं को, किससे, फ्रूट से भरने के लिए, ठीक है। आगे आप लोग पढ़ लेना इसको, बहुत ही अच्छा है, पढ़ना है सभी को। अगर मैं बोल रहा हूँ पढ़ना है तो पढ़ के देखना है, ठीक है, ताकि हमको आइडिया लगे ऑटम ऐसा, और सॉरी और ऐसा ही होता है।
नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एपिक। एपिक ये वर्ड जैसा ही आपने सुना आपके माइंड में एक चीज़ आनी चाहिए, एपिक मतलब रामायण और महाभारत। तो रामायण और महाभारत किस पोइट्री का टाइप है हिंदी में? महाकाव्य। समझ गया? तो महाकाव्य को ही क्या बोलते हैं? एपिक बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, इसी कारण देखो ये एग्जाम्पल में भी मेंशन किया है, रामायण बाय वाल्मीकि। तो एपिक क्या होता है? अच्छा, जैसे ही रामायण बोला मैंने, आपको ऐसा लगा कि उसमें किसी ने अपनी थॉट्स फीलिंग ये सब डाली है? नहीं, उसमें क्या है, एक स्टोरी है, स्टोरी को बोला जा रहा है, मतलब वो क्या है, ऑब्जेक्टिव पोएट्री है। जितनी भी लिरिक्स की फॉर्म थे ना, इससे पहले जितने भी हम लोग ने फॉर्म पढ़े वो सभी क्या थी, सब्जेक्टिव पोएट्री थी, और सब्जेक्टिव पोएट्री है मतलब लिरिक है। तो ये जो एपिक है ये लिरिक पोएट्री का टाइप नहीं है, सबसे पहले तो ये, और क्या है, ऑब्जेक्टिव पोएट्री है। अब देखो यहाँ पर नरेटिव आया है। नरेटिव क्या होता है सर? नरेटिव, नरेशन मतलब होता है कहानी सुनाना। तो नरेटिव मतलब जिसमें कोई स्टोरी रहेगी वो होगी नरेटिव पोएट्री, जिसमें हमें कुछ कहानी सुनाई जाएगी। पोएम के थ्रू हमको अगर कोई स्टोरी का पता चल रहा है तो क्या होगा, नरेटिव। ओके, सो एपिक इज अ लॉन्ग नरेटिव पोएम ऑन अ सीरियस सब्जेक्ट। सीरियस सब्जेक्ट तो होता ही है भैया, सीरियस सब्जेक्ट, टोल्ड इन अ फॉर्मल एंड एलिवेटेड स्टाइल। ये तो ज़रूरी है, अगर आप एपिक लिख रहे हो तो आप कोई भी ऐसा वैसा लैंग्वेज या फिर ऐसी वैसी स्टाइल यूज़ नहीं कर सकते। आपका स्टाइल शुड बी हायर व्हेन यू आर राइटिंग एपिक, ठीक है। एंड सेंटर्ड ऑन द हीरोइक और क्वासी डिवाइन फिगर। हीरोइक, एक हीरो प्रोटेगनिस्ट होता है, रामायण में कौन है, राम जी हैं, एंड क्वासी डिवाइन फिगर। एपिक की एक खास बात होती है जिसको हम लोग प्रोटेगनिस्ट लेते हैं, वो क्या होगा, वो थोड़ा ना आम जो लोग हैं ना उनसे अलग होगा। किस मामले में? वो क्वासी डिवाइन फिगर होगा। क्वासी डिवाइन फिगर मतलब ऐसा बोल सकते हैं, डिवाइन मतलब होता है देवत्व से रिलेटेड, ठीक है, डाइटी। मतलब हो सकता है कि जैसे भगवान के अवतार थे जो राम जी थे, वैसे ही हो सकता है कि जो अपना प्रोटेगनिस्ट है वो कैसा हो, उसको पास थोड़ी सुपर नेचुरल पावर्स हो। जैसे हातिम हो गया, हातिम सुने हो, हातिम ताई, उसके बाद थोड़ी अलग पावर थी ना, हातिम वगैरह देखा है। और क्या बोलूँ, जो सुपर हीरोज वगैरह हैं वैसे टाइप का समझ लो, ठीक है। तो वो सब मतलब भगवान से रिलेटेड रहेगा या फिर थोड़ी सुपर नेचुरल एक्स्ट्रा पावर रहेगी। लेकिन देखो हम लोग जो सुपर हीरोज मूवी देख रहे हैं ना, वो साइंस फिक्शन का एग्जाम्पल, वो एपिक का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि पोयम थोड़ी है, वो तो स्टोरी है ना, ठीक है। तो जो भी हमला एपिक अगर हम लोग लिख रहे हैं एपिक अपना, तो उसमें का जो प्रोटेगनिस्ट लेंगे हम लोग, वो कैसा लेंगे, हीरोइक तो होगा ही कि अपने हीरो है तो हीरोइक तो हो गई, लेकिन वो क्या होगा, साथ में डिवाइन फिगर होगा। ऑन हुज एक्शन डिपेंड्स द फेट ऑफ ट्राइब, अ नेशन और ह्यूमन रेस। मतलब जिसके एक्शन पे डिपेंड करेगा, क्या डिपेंड करेगा, फेट ऑफ ट्राइब, जो एक जगह के जनजातियां हैं उनका आगे क्या होने वाला है, फेट, उनका भाग्य, या फिर नेशन, नेशन का भाग्य आगे क्या होगा, नेशन जो है अपना उसका भाग्य आगे क्या होगा, अ नेशन और द ह्यूमन रेस, या फिर पूरी ह्यूमन जनजाति। मीन्स अगर मैं ऐसे लूँ कि एक हीरो है मेरा, ठीक है, वो भगवान और एक लेडी हैं, ठीक है, कॉमन औरत हैं, उनके मतलब मिलन से बना हुआ एक है अपना, या फिर भगवान का अवतार है, वो मेरा प्रोटेगनिस्ट हो गया। साथ में क्या होगा, वो प्रोटेगनिस्ट कुछ ऐसा काम करेगा जिसके ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा, क्या, होल ह्यूमन। जैसे मैं बात करूं कि पूरी दुनिया नष्ट होने वाली है तो उसको बचाएगा, वो कोई राक्षस वगैरह जो भी है आएगा, एंटीगोनिस्ट जो आएगा उससे बचाएगा। और ऐसा नहीं है कि खुद को बस बचाएगा, वो दूसरों के लिए जाएगा, दूसरे लोग हैं उन सबको बचाने के लिए वो जाएगा और उनसे लड़ाई करेगा और लास्ट में जीत हो जाएगी समझो। तो अगर वो नहीं जाएगा तो क्या होगा, नहीं जीत पाएंगे ना लोग, पूरा फेट क्या होगा, ह्यूमन रेस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसे ही अब ये राज्य सेंस हो गया ह्यूमन रेस। अब एक प्लेस की बात करूं, जैसे एक प्लेस ले लेते हैं अयोध्या, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का एक हीरो है डिवाइन फिगर, वो जाके बाहर में कुछ करेगा, तब जाके हमारा छत्तीसगढ़ बचेगा, नहीं तो छत्तीसगढ़ पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो जिनके जिनके एक्शन पे क्या करेगा, पूरा जो अपना वो है, क्या बोलते हैं, ह्यूमन ह्यूमन रेस का फेट है, ट्राइबल का फेट है, या फिर नेशन का, पूरे देश का डिपेंड करेगा, वो होगा अपना एपिक, ठीक है। तो एपिक सबसे पहले क्या आएगा, महाकाव्य माइंड में आएगा, अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम विथ अ सीरियस सब्जेक्ट। सीरियस सब्जेक्ट होगा, फॉर्मल स्टाइल,
formal in style, and our protagonist should be heroic or quasi divine figure on whose action depends the fate of human race, ट्राइबल लाइफ और नेशन, ऐसे करके मेंशन कर सकते हो आप लोग। ठीक है, ठीक। तो इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है हमारे लिए तो रामायण की वाल्मीकि और महाभारत है। इसके अलावा इंग्लिश में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट अभी आप लोग सिलेबस वगैरह में मेंशन नहीं है, हो सकता है कि आप बाद में पढ़ो। थोड़ा सा इसका डिटेल वो बताता हूँ मैं, पैराडाइज लॉस्ट में स्टोरी कैसी है। देखो, ह्यूमन लाइफ का जैसे जन्म हुआ ना, उस चीज़ को पहले जो ह्यूमन थे, जब सबसे पहले ना भगवान ने ह्यूमन को बनाया था, तो सबसे पहले उन्होंने एक मैन बनाया जिसको बोलते हैं एडम। ये क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है, ठीक है, बाइबल में इनके बारे में जिक्र है, एडम। फिर एडम बहुत अकेला फील कर रहा था, तो इसकी के पसलियों से उन्होंने किसको बनाया, ईव को। ठीक है, ये मेल हो गया या फीमेल हो गया। तो गॉड ने ना इनको मना किया था, एडम और ईव, इन दोनों को एक फल खाने से मना किया था। ठीक है, ट्री ऑफ नॉलेज से एक फ्रूट खाने से मना किया था इनको, लेकिन इन्होंने खा लिया। तो गॉड ने गुस्सा होकर इनको पृथ्वी में भेज दिया और सब चीज़ें सहने के लिए बोली। एडम को लगातार काम करने के लिए बोला, और साथ में बोला कि तुम्हारी जो भी प्रजातियाँ आएंगी आगे, तुम्हारे जो भी आएंगे लोग, वो क्या करेंगे, वो लोग दिन भर मेहनत करते रहेंगे मेल लोग, और फीमेल लोग को क्या करना पड़ेगा, फीमेल लोग को बर्थ के समय, एक बेबी का बर्थ जब होता है उस समय जो पेन होता है उसको सहना पड़ेगा। ये उन्होंने उनको क्या किया था, कर्स किया था। ठीक है, तो ह्यूमन रेस की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन कैसा हुआ, समझो ह्यूमन कैसे बने, किसके अकॉर्डिंग, रिलीजियन के अकॉर्डिंग, क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग उसको दिया है। ठीक है, अच्छे से प्रोनाउंस नहीं हो रहा मेरे से, क्रिश्चियनिटी, ओके। रामायण हो गया क्लियर। ओडिसी मोस्ट फेमस वर्क है, ओडिसी एंड इलियड बाय होमर। नेक्स्ट, अब एपिक्स के भी टाइप हैं। ऐसे तो एपिक्स को ऐसे डिवाइड नहीं करते अपन लोग, लेकिन फिर भी ऐसी, ये देखो, अगर आपको पूछेगा ना एपिक्स कितने टाइप्स में डिवाइडेड है, तो उसका कोई वो नहीं होगा, वैसे पूछेगा नहीं, क्योंकि डिवाइडेड नहीं है, इसी का मतलब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से अपन लोग डिवाइड कर देते हैं। तो पहले ट्रेडिशनल एपिक्स। Traditional epics were written version of what had originally been oral poems about a tribal or national hero during warlike situation। तो किसी भी ट्राइब का मतलब एक जनजाति है, या फिर किसी भी एक धर्म का, ठीक है, किसी भी ट्राइब का या फिर किसी भी एक धर्म का, रिलीजियन का एक स्टोरी होता है जिसको लोग मुंह से ही बोलते आते हैं। ओरल मतलब क्या होता है, मतलब जिसको बस क्या किया, गाया जाए, जिसको लिखा ना गया हो। मैंने, जैसे मेरे पूर्वज लोग हैं वो गाते आए, उनसे मैंने सुना, फिर मैंने सुना, फिर मैंने गाया। उसमें किसी हीरो का जिक्र है तो मैं मार रहा हूँ उसको, अपना आइडियल मार रहा हूँ कि उन्हीं ने बचाया था। देखो, वॉर लाइक सिचुएशन थी, तब किसी हीरो ने बचाया था, उसको मेरे पूर्वज गाते आ रहे हैं, ये हमारे हीरो हैं, उन्होंने मेरे को बताया, फिर मैंने गाया। तो ऐसे करके ट्रेडिशनल एपिक पास आउट होते जाता है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल एपिक्स के एग्जाम्पल देखो, इलियाड बाय होमर, ओडिसी बाय होमर, इलियाड एंड ओडिसी बाय होमर, एंड बियउल्फ। बियउल्फ इसको कंसिडर करते हैं अपन लोग। फिर किसी ने लिख दिया ना इसको, ऐसा नहीं है कि ओरल ही रहेगा, ओरल था पहले, बाद में क्या हो गया, किसी ने लिख दिया। बियउल्फ फर्स्ट इंग्लिश एपिक, मार्क किया है, याद रहेगा। विच इज़ द फर्स्ट इंग्लिश एपिक, बियउल्फ। इसके राइटर अननोन है, ठीक है, इसी का मैंने मेंशन नहीं किया। बियउल्फ, बियउल्फ, इसको आप लोग पढ़ना, बियउल्फ को, कौन थे बियउल्फ, मतलब ये एपिक है। थोड़ा सा वो करता हूँ, बियउल्फ जो होता है ना, ऐसा फिगर रहता है जिसकी ना आर्म्स, भुजाएं जो हैं वो बहुत ताकतवर होती हैं। एक जगह का सेनापति रहता है, फिर उसको ना दूसरे जो राज्य हैं वहाँ पे बुलाया जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग ना एक राक्षस से परेशान रहते हैं, मॉन्स्टर से, जो सी से आता है, समुद्र में रहता है, वहाँ से आता है और यहाँ लोगों को परेशान करता है। तो बियउल्फ जाते हैं और उसका पीछे पीछा करते करते समुद्र में चले जाते हैं और वहाँ पे उसको मार देते हैं। उसकी हाथ को पकड़ते हैं और उसका हाथ तो मतलब बहुत ज़्यादा वो है, समझो पावरफुल है, खींच लेते हैं। तो ये है बियरवुल्फ। आप लोग पढ़ना इसको, अगर टाइम मिलेगा तो बियर, समरी ऑफ बियरवुल्फ करके सर्च करना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्या है, फर्स्ट इंग्लिश एपिक है। फिर आया लिटरेरी एपिक। लिटरेरी एपिक वर कंपोज्ड बाय इंडिविजुअल पोएटिक क्राफ्ट्समैन इन डेलिबरेट इमिटेशन ऑफ द ट्रेडिशनल फॉर्म। ओके, क्या हुआ था, ट्रेडिशनल पोएम क्या है, जो ट्राइब के द्वारा गाई गई है। कौन उसको पहले लिखा है, मतलब कौन उस स्टोरी को पहले बताया, क्या किया, इसके बारे में पता नहीं है अपने को। लेकिन लिटरेरी एपिक बहुत सोच समझ के लिखी जाती है, एक इंडिविजुअल पोएट के द्वारा लिखी जाती है,
और कैसे लिखी जाती है, इमिटेशन। इमिटेशन मतलब होता है नकल। तो ट्रेडिशनल फॉर्म को नकल करके लिखा गया है, मतलब उससे उसको आइडिया मिल गया कि एक एपिक ऐसी होती है। उसके बाद जो इंडिविजुअल पोएट है उसने लिखा। तो अपना जो पैराडाइज लॉस्ट है जॉन मिल्टन का, वो इसी का एग्जाम्पल है। और हाइपेरियन बाय जॉन किट्स, ये भी उसी का एग्जाम्पल है। क्लियर। लिटरेरी एपिक क्या है? लिटरेरी एपिक is a epic composed by an individual person in a form of by imitation of the traditional epic form. Okay, next फीचर्स ऑफ लिटरेरी एपिक। देखो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो उसमें रहेंगी ही एक लिटरेरी एपिक में। जो हीरो रहेगा, द हीरो इज़ अ फिगर ऑफ ग्रेट नेशनल और इवन कॉस्मिक इम्पोर्टेंस। मतलब जो हीरो रहेगा वो कैसा रहेगा? ग्रेट नेशनल इम्पोर्टेंस मतलब वही है कि अगर उसने लड़ाई नहीं लड़ी, नेशनल मतलब तो उसका देश, उसका जो क्षेत्र है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। या फिर कॉस्मिक इम्पोर्टेंस, कॉस्मिक मतलब पूरा जो अर्थ है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, डिवाइन समथिंग। ओके। और क्या है? सेटिंग ऑफ द पोएम इज एम्पल। एम्पल मतलब होता है पर्याप्त। मतलब सेटिंग जो है वो एक जगह की नहीं रही थी। जो अपना हीरो है वो कभी इंग्लैंड में है, कभी कभी भारत में है, कभी इंग्लैंड सॉरी कभी इंडिया में है, कभी इंग्लैंड में है, कभी अमेरिका में है, कभी 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 तो क्या होता है कि अर्थ में ही कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता वो, मतलब सेंटर नहीं रहता कि यहीं पर कंडेंस्ड हो गया, ऐसा नहीं है, सिमट के नहीं रहेगा कि उसको कभी कभी यहाँ से अर्थ से भी बाहर जाना पड़ेगा, ह्यूमन में जाएगा, नर्क में जाएगा, वहाँ वहाँ राक्षस से लड़ेगा, मॉन्स्टर से लड़ेगा, और फिर ह्यूमन रेस बच जाएगी उससे, ऐसा होता है। ठीक है। तो क्या होगा, जो सेटिंग होगी वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड होगी, एम्पल होगी, पर्याप्त होगी। एम्पल इन स्केल में भी वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड हो जाता है कि पूरे वर्ल्ड में घूम रहा है। आर इवन लार्जर, इवन लार्जर मतलब क्या, वर्ल्ड से भी लार्ज क्या होगा कि दूसरे दूसरे प्लैनेट में जा रहा है, कि एक पर्सन है यहाँ पे, मार्स वालों ने हमला कर दिया, मानते हैं, ठीक है, ऐसा एक एपिक है, ठीक है, मार्स वालों ने हमला कर दिया, तो जो अपना हीरो है मार्स में जाएगा, मार्स में लोगों को ख़त्म करेगा, ठीक है, जो अपना एंटोगोनिस्ट रहेगा उसको। ठीक। द एक्शन इन्वॉल्व्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो ऑर्डिनरी नहीं है, कॉमन नहीं है, वैसी डीड्स इन बैटल। वो तो रहेगा कि हम लोग ने पहले ही डिस्कस किया कि अपना जो फिगर रहेगा, हीरोइक फिगर रहेगा, वो क्या होगा, क्वासी डिवाइन रहेगा। तो इसका मतलब है कि उसके पास सुपर नेचुरल पावर रहेंगी, तो अनऑर्डिनरी रहेगा वो, जो कॉमन लोगों के पास नहीं रहता। डिड्स मतलब काम, बैटल, ऐसे तरीके से उनको हराएगा। इन दिस, मैं कहाँ दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोग महाभारत को देखिए ना, महाभारत के बारे में बस सोचिए, या फिर रामायण के बारे में सोचिए, कॉमन कॉमन चीज़ें थी क्या? नहीं। हनुमान भगवान पर्वत को उठा लिए, ऐसा पावर है उनके पास। जब लड़ाइयाँ हो रही हैं, बैटल, तो यहाँ से अग्नि बाण, वो बाण, वैसा होता है क्या नॉलेज? ये ऐसी डेली लाइफ में नहीं होता ना। तो वो सब डीड्स होंगी। फिर द एक्शन, इन द एक्शन द गॉड्स एंड अदर सुपर नेचुरल बींग टेक एन इंटरेस्ट आर एन एक्टिव पार्ट। तो जो एक्शन होगा, जो भी चीज़ें होंगी, उसमें गॉड का पार्टिसिपेशन रहेगा, कि गॉड वहाँ से कुछ ना कुछ कर रहा है या फिर वहाँ से देख रहा है। सुपर नेचुरल चीज़ें होंगी, जैसे मैंने बताया, जो नेचुरल नहीं है, जो कॉमन नहीं है, वो सुपर नेचुरल हो गया। गॉड गॉड की तरह कुछ पावर आ गया है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है आदमी के पास, वो सुपर नेचुरल हो गया। तो गॉड का पार्टिसिपेंट रहेगा, समझो, कुछ ना कुछ सुपर नेचुरल भी चीज़ें रहेंगी, या फिर गॉड वहाँ से देख रहा है, कुछ हेल्प कर रहा है, ऐसी चीज़ें मेंशन होंगी। फिर नरेटर, नरेटर जो है, जो स्टोरी सुना रहा है अपने को, कैसे स्टार्ट करेगा? वो सबसे पहले देवियों का आह्वान करेगा, ठीक है, म्यूज, बाय इन्वोकिंग म्यूजेस। नरेटर जो है बिगिन बाय द इन्वोकिंग म्यूजेस, सबसे पहले देवी देवताओं को याद करेगा, कि आह्वान करेगा उनका, और बताएगा कि मैं ऐसी ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ, तो ये स्टोरी मैं अच्छे से सुना पाऊँ, इसके लिए मेरे को हेल्प करना, ठीक है। एड्रेसिंग हिम, डायरेक्ट उनको एड्रेस करेगा। और हर क्या है, सेरेमोनियल परफॉर्मेंस है। सेरेमनी मतलब कभी कभी गाया जाने वाला है, रेगुलर नहीं गाया जाता। जैसे रामायण हो रहा है उस समय बैठ के मैं गा रहा हूँ, क्योंकि देखो एपिक जो है ना बहुत ज़्यादा लंबा होता है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही लंबा, मोटी मोटी बुक्स होती हैं, भगवद गीता देखना, महाभारत देखना, तो उसको तो हम लोग हमेशा गाया ऐसा है ही नहीं। छोटी पोएम्स रहती है, उसको छोटा सा गा सकते हो कभी भी। लेकिन लॉन्ग नैरेटिव पोएम साथ में क्या है, रिलीजियस इंपॉर्टेंस की है वो। तो जब कभी रामनवमी आएगा तब मैं गाऊंगा रामायण जो है, या फिर कहीं पर जा रहा हूँ वहाँ पर टीका बोलना है तो मैं गाऊंगा, ऐसा होता है। द नरेटिव स्टार्स इन मेडियास रियास। नैरेटिव कहाँ से स्टार्ट होता है? मीडियास रेस। सर मीडियास रेस क्या होता है? मीडियास रेस मतलब मिडिल। नैरेटिव कहाँ से स्टार्ट होगा? मिड से स्टार्ट होगा। आपको कोई भी एपिक जब बताएंगे ना, एपिक जब सुनाया जाएगा, नरेट किया जाएगा, तो आप देखना जो स्टोरी है वो मिड से स्टार्ट होगी, शुरू से नहीं। जैसे कि
अपना जो प्रोटेगोनिस्ट है, हीरो जो है, उसका बर्थ फिर क्या हुआ ये सब नहीं होगा। सबसे पहले उसको ऐसी सिचुएशन में दिखाया जाएगा कहाँ जहाँ पर वो है बीच में, फिर उसके बाद पीछे की चीज़ें बताई जाएंगी, फिर वो लास्ट तक जाके ख़त्म होगा। ठीक है। जैसे मैंने बताया ना कि जो हीरो है अपना, हीरो कहाँ जाएगा, हीरो लड़ाइयाँ लड़ेगा और बचा लेगा अपने अर्थ को। ठीक है, मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ आपको पास कि अर्थ है और मार्स है, इन दोनों की वो है, समझो मार्स में एंटागोनिस्ट है जो अर्थ को ख़त्म करना चाहता है, पूरा ह्यूमन रेस को बचाने का काम कौन करेगा, अपना हीरो करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होगी, हीरो को ऐसे सिचुएशन में दिखाया जाएगा कि वो मार्स से लड़ाई कर रहा है, मार्स के जो एंटागोनिस्ट है उनके बीच फंसा हुआ है। ठीक है। फिर फिर हीरो के पास क्या क्या चीज़ें, पावर कैसे आई, इसके लिए इसके रिवाइंड बैक स्टोरी में जाएगा, उसको डिफाइन करेगा, उसके बाद ये सामने वाले सिचुएशन में आएगा जहाँ से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद लास्ट में लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी और स्टोरी ख़त्म होगा। ठीक। साथ में इसमें एपिक में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है। इतना लंबा है, आपको मैं रामायण के कैरेक्टर्स क्या क्या थे बताओ, महाभारत के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन थे उसमें पूछूंगा तो आप लोग बता पाओगे सबको एक ही बार में? नहीं। तो साथ में स्टोरी में एक एक करके उनको डिफाइन करेंगे ना, तो हो सकती है कि एपिक और ज़्यादा लंबी हो जाए। तो कब कब क्या होता है, कभी कभी जो मेन मेन फिगर्स रहते हैं सबको तो डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकते, नहीं तो और बहुत ज़्यादा लंबा होगा। तो मेन मेन जो फिगर्स हैं उसको क्या किया जाता है, उनके बारे में थोड़ी डिटेलिंग दी जाती है। जैसे हनुमान जी मेन फिगर है उसमें, तो हनुमान जी के बारे में थोड़ी चीज़ें बताई जाएगी कि ये पवन पुत्र हैं, ऐसे उनका जन्म हुआ था, ऐसे करके जब हनुमान के बारे में जिक्र होगा तब। ठीक है। तो देयर आर लिस्ट ऑफ सम प्रिंसिपल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्मल डिटेल। ठीक है, तो फॉर्मल डिटेलिंग में बता दी जाती हैं। ओके। एपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी फॉर्म है, तो हमें पता होना चाहिए इसकी सभी कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे, व्हाट इज बैलेट? बैलेट एपिक लॉन्ग नैरेटिव पोयम, बैलेट शॉर्ट नैरेटिव पोयम, छोटा छोटा नैरेटिव पोयम, छोटी पोयम जिसमें स्टोरी सुनाई जा रही है क्या होगी, बैलेट। छोटी पोयम जिसमें स्टोरी सुनाई जा रही है क्या होगा, बैलेट। क्लियर? क्लियर। पढ़ते हैं। बैलेट इज अ शॉर्ट नैरेटिव पोयम यूजुअली रिटन इन क्वाट्रेंस। क्वाड्रेंस हो गया है, सुधार लेना, क्वाट्रेंस, क्वाट्रेन। ठीक है। तो बैलेड मेनली क्या होती है, 4 लाइन्स स्टेंजा में लिखी जाती है। अरे एक चीज़ मैंने मिस्टेक की, वो चीज़ याद रखना। गलती से मैं जब और बता रहा था ना तो मैंने बोल दिया था शायद कि इसको मेनली क्वार्टरेंस में लिखा जाता है बोल के, बोला था कि नहीं बोला था याद भी नहीं है। ये याद रखना कि वो क्वार्टरेंस में नहीं होती। ठीक है। अब स्टेंजा स्ट्रॉफ, स्ट्रॉफी एंड एंटी स्ट्रॉफी को एक पार्ट में रखना है तो लंबी होगी ना एक स्टेंजा, और दूसरा स्टेंजा इपोड है फिर लंबा। ठीक है। ठीक है। तो बैलेड मेनली किस में लिखी जाती है, क्वाट्रेंस में। बैलेड आर मेनली रिटन इन क्वाट्रेंस मीन्स 4 लाइन स्टेंजा में। ऑड के लिए नहीं है, ऑड के लिए मैंने गलत बता दिया था, गलती से निकल गया, तो ऑड को मेरा माइंड नहीं पता कैसा वर्क कर रहा था। ऑड का याद रखना, और क्वाट्रेंस में नहीं लिखी जाती। क्वाट्रेंस में कौन लिखी जाती हैं, बैलेड्स लिखी जाती हैं, जिसमें क्या होता है, सेकेंड और फोर्थ लाइन, 1 2 3 4, 4 लाइन्स हैं बैलेड में। बैलेड में ये 4 लाइन्स है ना, तो ये सेकेंड वाली जो लाइन है, सेकेंड वाली लाइन और फोर्थ वाली लाइन, ये दोनों लाइंस क्या करेंगी, राइम करेंगी। ठीक है। राइम तो बताया था मैं कैसे राइम करता है, इंग इंग आ गया तो राइम हो गया। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो सेकेंड और फोर्थ ये दोनों लाइंस क्या करेंगी, राइम करेंगी। मतलब इसको ए लिए तो ये बी हो गया, और ये अलग है तो ये सी, और ये दोनों राइम कर रही हैं तो बी। तो ए बी सी बी ऐसा राइम स्कीम होता है, मान सकते हैं अपन लोग। ठीक है। यूजुअली ऐसा ही होता है कि बैलेड इज अ शॉर्ट नरेटिव पोएम यूजुअली रिटन इन क्वार्टेंस विद द सेकेंड एंड फोर्थ लाइंस राइम्ड। ठीक है। बैलेट क्या होता है, ड्रामेटिक होगा। अब स्टोरी सुनाई जा रही है तो ड्रामेटिक होगा, कंडेंस्ड होगा, जैसे ही मैंने बात की कि छोटा होता है। और क्या होगा, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल तो होगा ही क्योंकि नैरेटिव पोएम है, ऑब्जेक्टिव पोएम है ना। इम्पर्सनल मतलब मैं अपनी पर्सनल फीलिंग नहीं डालूंगा, तो नैरेटिव पोएम में कहाँ से मैं पर्सनल फीलिंग डालूंगा। अ नरेटर बिगिंस विद अ क्लाइमेटिक एपिसोड एंड टेल्स द स्टोरी टर्सली, टर्सली मतलब संक्षेप में, छोटी में, इन एक्शन एंड डायलॉग। तो नरेटर बिगिन करता है किसी एपिसोड से, और क्या करता है, एक्सप्लेन करता है स्टोरी को। अब देखो बैलेट क्या है, बहुत ही छोटी स्टोरी है, तो वहाँ पे हर एक डिटेल नहीं दे सकते। तो जिस भी इवेंट की मैं बात कर रहा हूँ, सिंगल इवेंट की, ठीक है, उसी इवेंट के बारे में बता दूंगा। ठीक। एग्जाम्पल है इसका, राइम ऑफ द एंशियंट मरीनर बाय एस टी कॉर्डिज, बहुत ही फेमस पोयम है।
ठीक है, राइटर्स और उनके वर्क्स याद रखना, ठीक है। राइम ऑफ द एंशियंट मेरिनर बाय एस टी कॉलरेज और ला बेल डेम सेंस मर्सी, ये लैटिन टाइटल है, ला बेल डेम सेंस मर्सी। इसका इंग्लिश टाइटल ये है, अ लेडी विथाउट मर्सी बाय जॉन किट्स एंड वी आर सेवन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। वी आर सेवन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इसमें भी विलियम वर्ड्सवर्थ एक एपिसोड बताते हैं, ठीक है, कि कैसे वो जाते हैं एक जगह और उसमें वहाँ छोटी लड़की रहती है। वो अपने ग्रेव के पास बैठे रहती है अपनी मम्मी और पापा के। तो उनसे पूछता है कि तुम लोग फैमिली में कितने लोग हो, बचे हो, तो वो बोलती है वी आर सेवन। जबकि मम्मी पापा उसके हैं नहीं, तो अब वो लोग सेवन रहे नहीं, लेकिन वो जितने बार भी पूछते हैं वो वी आर सेवन ही बोलते हैं। ऐसा मतलब नरेट करके बताया उन्होंने। तो बैलेट क्या है? शॉर्ट नरेटिव पोएम एंड मेनली रिटन इन क्वार्टरेन विद सेकंड एंड फोर्थ लाइन राइम्ड। क्या होता है? ड्रामेटिक होता है, कंडेंस्ड होता है, इम्पर्सनल होता है। ये मेन एग्जाम्पल है, ठीक। राइम ऑफ द एंशियंट मेरिनर बाय एस टी कॉलरेज। लाइन्स पढ़ते हैं। इट इज़ एन एंशियंट मेरिनर एंड ही स्टॉपेथ वन ऑफ थ्री। तो एक एंशियंट मेरिनर होता है, वो ना एक को स्टॉप करता है, ही स्टॉपेथ वन ऑफ थ्री, तीन में से एक को स्टॉप करता है। बाय द लॉन्ग ग्रे बियर्ड एंड ग्लिटरिंग आइज। कैसा? उनकी जो बियर्ड है वो क्या है? सफ़ेद हो गई है बियर्ड, एंड ग्लिटरिंग आइज, और आंखों में एक चमक है। नाउ वेयर फॉर स्टॉपेड दाउ मी, नाउ वेयर फॉर स्टॉपेड दाउ मी, ये जिसको पकड़ा हुआ है ना उसने बोला होगा कि तुमने किस लिए मुझे स्टॉप किया है, रोका है। नाउ वेयर फॉर स्टॉपेड दाउ मी, तुमने मुझे किसके लिए स्टॉप किया है। अब नेक्स्ट लाइन नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ये चीज़ जो मैंने पढ़ी, शुरू की 4 लाइन्स पढ़ी, इससे आपको आइडिया पता चल गया ना कि सर ये तो बैलेड है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टोरी सुनाई जा रही है, डायरेक्ट पता चल गया अपने को। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट अपना पोएटिक टाइप है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग। व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग? A dramatic monologue is a type of poem that adopts a theatrical quality where a single speaker addresses a silent listener, often not the reader. इसको पोएम, ये जो डेफिनेशन मैंने पढ़ा, इसको फिलहाल आप लोग समझने में फोकस मत करो, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग। पहले मोनोलॉग डिस्कस करते हैं। मोनो, मोनो मतलब सिंगल, लॉग मतलब बोला गया, डायलॉग दो लोगों के द्वारा बोला गया, मोनोलॉग सिंगल पर्सन। तो सिंगल पर्सन जब कुछ बोलेगा तो क्या हो जाएगा? ड्रामा का पार्ट है ना मोनोलॉग, सॉलिलोक्यू बोलते हैं उसको। जब सिंगल पर्सन किसी, जैसे इस स्टेज में ड्रामा चल रहा है, फिर एक पर्सन वहीं पर रुका हुआ है और वो अपने अंदर के थॉट्स को बोल रहा है, जिसको रीडर्स सुन रहे हैं। अब देखो, अगर एक ड्रामा चल रहा है उसमें बस मैं अपनी डायलॉग्स बोलूँगा जो दूसरे से मेरे को बात करनी है, तो मेरे अंदर क्या चल रहा है कैसे पता चलेगा? जो सामने बैठे हुए मेरे वो हैं, ऑडियंस है, उनको तो मेरे अंदर क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग है, इसको बताने के लिए ना ड्रामा में एक पार्ट होता था सॉलिलोक्यू, ठीक है, ये पार्ट होता था। तो इसमें ना जो कैरेक्टर है उसके बारे में बताया जाता था। जो अपना कैरेक्टर है वो अपने अंदर की फीलिंग्स में क्या चल रही है उसको बताता था, जिससे नीचे वाले जो ऑडियंस है उनको पता चल जाता था कि हाँ इसके अंदर ये चीज़ें चल रही हैं, फिर अपना स्टोरी कंटिन्यू होता था। तो वैसा मोनोलॉग होता था ड्रामा में, उसको बोलते थे सॉलिलोक्यू, ठीक है। उसी से आया है ड्रामेटिक मोनोलॉग। लेकिन ड्रामेटिक मोनोलॉग ड्रामा का पार्ट नहीं है, पोयम है, ये याद रखना है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? पोयम है। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ टाइप ऑफ पोयम वेयर वेयर सिंगल स्पीकर एड्रेसेस अ साइलेंट लिसनर, ठीक है। जो साइलेंट लिसनर है, जो बस सुन रहा है, उसके बारे में उसको कुछ बोलेगा, ठीक है, नॉट द रीडर। हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने भी पोयम को पढ़ रहे हैं ना, वो उनको एड्रेस नहीं कर रहा है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होगा? एक सिंगल स्पीकर होगा, वो एक अनआइडेंटिफाइड लिसनर को एड्रेस करेगा, हमें एड्रेस नहीं करेगा। पोयम जब आप पढ़ोगे, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग पढ़ते समय ना, आपको सबसे पहले तो जो बोल रहा है उसके बारे में पता चल जाएगा, और ऐसा प्रतीत होगा कि वो किसी से बात कर रहा है। अब जिससे बात कर रहा है वो कैसा है उसके बारे में डिटेलिंग ना पोयम को पढ़ने से पता चलती है। पोयम पढ़ने समझ में आता है कि हाँ ये किसी को डिफाइन कर रहा है कुछ चीज़ें, ठीक है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? टाइप ऑफ पोयम है। सबसे पहले चीज़, सिंगल एक ही स्पीकर होगा, किसको एड्रेस करेगा? साइलेंट लिसनर को, ठीक है, कोई भी साइलेंट लिसनर है
पता चल जाएगा कि हाँ ये किसी को बोल रहा है और वो पोयम में ही है, वो स्टोरी में चल रहा है वो ऐसे करके। और वो रीडर नहीं होता, ठीक है, मेनली जो उसी के पास उसके साथ कोई लिसनर खड़ा हुआ है उसको ये बोलेगा। The speaker's words convey their thoughts, feeling, and motivation, providing the audience with greater insight into their personality and backstory. तो जो भी स्पीकर रहेगा, जो हमको स्पीकर ड्रामेटिक मोनोलॉग पढ़ते समय हम लोग को पता चल जाएगा ना, पढ़ते समय पता चलेगा कि एक पर्सन है जो सुना रहा है, कहाँ बोल रहे हैं चीज़ों को। तो जो भी पर्सन सुना रहा है उसकी थॉट्स और फीलिंग वो पोएम्स की लाइन पढ़ने से हमको पता चलेगी। साथ में उसकी अगर कोई बैक स्टोरी रहेगी जो हमको जानना ज़रूरी है तो वो भी इससे पता चलेगा। देखो, मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक, अब अपने पास एक अच्छा क्वेश्चन है। मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, हु इज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, हु इज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग? हम लोग क्या बोलेंगे? रॉबर्ट ब्राउनिंग। इन्होंने सबसे ज़्यादा इस फॉर्म को यूज़ किया, ठीक है, और सबसे अच्छा यूज़ किया। इसी कारण रॉबर्ट ब्राउनिंग को क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। याद रहेगा सबको? ठीक है, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का ही वर्क का एग्जाम्पल यह है, माई लास्ट डचेस और यूलिसिस बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसियन। हम लोग एपिक में एक एग्जाम्पल देखे थे, ओडिसी बाय होमर। तो ओडिसी बाय होमर था ना, ओडिसी को इन्होंने यूलिसिस कर दिया और छोटा सा एक शॉर्ट पोयम लिखा है, उसी का छोटा सा पार्ट वाला पोयम करके लिखा है ड्रामेटिक मोनोलॉग के फॉर्म में। फीचर्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होगा कि एक सिंगल स्पीकर होगा, ये तो पढ़ लिए। हु इज़ पेटेंटली नॉट द पोएट, जो मेनली पोएट तो होगा ही नहीं। एंड अटर्स मतलब बोलना, अटर्स द स्पीच दैट मेक्स द होल पोएम। तो सिंगल स्पीकर जो भी चीज़ें बोलता है, जो भी हम लोग पढ़ेंगे ना पोएम में, एक स्पीकर है वो चीज़ें बोल रहा है, उसी से पूरा पोएम बनेगा। और क्या है? पर्सन जो दिस पर्सन एड्रेसेस आर इंटरेक्ट, ठीक है, तो सेकेंड पर्सन है, उससे इंटरेक्ट करेगा, बात कर रहा है, उसको एड्रेस करेगा, उसको बोल रहा है। विथ वन आर मोर देन वन पीपल, तो जो भी लिसनर है अपने, वो सिंगल हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा हो सकता है। बट वी नो ऑफ द लिसनर प्रेजेंस, लेकिन ना पोयम पढ़ने से हमको पता चल ही जाएगा कि वो हमको एड्रेस नहीं कर रहा है। पोयम पढ़ने से ये पता चल जाएगा कि वो उसके सामने कोई पर्सन है जो उसको सुन रहा है, उसे मेंशन कर रहा है। द मेन प्रिंसिपल इज कंट्रोलिंग द पोएट चॉइस। तो इसमें टास्क क्या रहता है अपने पास, अगर हम लोग इसको लिख रहे हैं तो, कि हम लोग अपना जो चॉइस है उसको ना डालें। क्यों क्यों ना डालें भैया? क्योंकि ड्रामेटिक मोनोलॉग भी क्या है? ऑब्जेक्टिव पोएट्री है, नरेटिव पोएट्री है, बैलेड और एपिक की तरह। तो हम अपने पर्सनल थॉट, फीलिंग, चॉइस ये सब नहीं डाल सकते इसमें। हम जो स्टोरी पढ़ रहे हैं बस उन्हीं तक रहें, ठीक है। हालांकि इससे ना हमको पोएट के बारे में, उसकी थॉट्स कैसे हैं, ये थोड़ा बहुत पता चल जाता है, ठीक है, लेकिन और एक्स्ट्रा चीज़ें अपन लोग ऐड नहीं कर सकते इसमें। अब माई लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, माई लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, ड्रामेटिक मोनोलॉग का एग्जाम्पल रॉबर्ट ब्राउनिंग, मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक है, पढ़ते हैं। देखो सर, कैसे पता चलेगा अपने को जो मैंने बोला उसके बारे में। दैट्स माई लास्ट टचेस पेंटेड ऑन द वॉल। ये लाइन पढ़ के क्या पता चला? कि कोई बोल रहा है कि वहाँ पे क्या है, वो मेरी क्या है, लास्ट डचेस है मेरी। डचेस मतलब होती है रानी, ठीक है। ड्यूक होता है, ड्यूक मतलब राजा, ड्यूक की जो पत्नी है वो हो गई डचेस, ठीक है, ड्यूक की पत्नी डचेस। तो ड्यूक बोल रहा होगा, मेनली माई लास्ट डचेस बोल रहा है तो राजा ही की रानी होगी ना। तो ड्यूक बोल रहा है, पता चल गया अपन लोग को एक स्पीकर है। स्पीकर कौन है? ड्यूक को बोल रहा है। दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। पेंटेड ऑन द वॉल मतलब वॉल में पेंटिंग रखी हुई है वो। तो मैं बता रहा हूँ किसी को दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल, तो किसी दूसरे को बताऊंगा ना, तो इससे क्या पता चला कि सामने एक लिसनर है जो उसको सुन रहा है। तो पता चल गया ना, लिसनर के बारे में भी पता चल गया और स्पीकर के बारे में भी पता चल गया। लुकिंग एज इफ सी वर अलाइव, तो पेंटिंग को देख के ऐसे लग रहा है जैसे कि ना वो अभी जिंदा है, ठीक है। लुकिंग एज इफ सी वर अलाइव, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अलाइव हो जाएगी। आई कॉल दैट पीस ऑफ वंडर, तो ये जो पेंटिंग है ना, इसको मैं तो एक अचंभा बोलता हूँ, ठीक है। इतना अच्छा पेंटिंग बना हुआ है, एकदम जीवंत टाइप का। फ्राप एंड डोल्फ हैंड्स वर्कड बिजली अ डे, तो फ्राप एंड डोल्फ ये कौन है? पेंटर है अपने। तो इन्होंने पूरा दिन काम किया किसको? इसको बनाने के लिए। एंड देयर सी स्टैंड, और इस तरह से वो वहाँ पे खड़ी हुई है।
विल्ट प्लीज यू सीट एंड लुक एट हर। अब देखो सामने कोई पर्सन है, उसी को तो बैठने के लिए बोलेगा ना, फिर से लिसनर एक है, बोल के पता चल रहा है, तो क्या आप बैठोगे एंड लुक एट हर, और उसकी तरफ देखोगे। आई सेड फ्राफ एंड डोल्फ, आई सेड मैंने ऐसा बोला, फिर फ्राफ एंड डोल्फ बाय डिज़ाइन फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर लाइक यू दैट पिक्चर्स कॉन्टिनेंट। तो फ्राफ एंड डोल्फ बाय डिज़ाइन, डिज़ाइन से, फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड कॉन्टिनेंस द डेप्थ एंड पेशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लैंस। तो जो आपकी तरह स्ट्रेंजर है उनको कभी मतलब ये पिक मैं नहीं दिखाता, लेकिन आज दिखा रहा हूँ। ठीक है, जो क्या है डिज़ाइन है किसका, पेंडोल्फ का, मतलब पेंडल के द्वारा बनाया गया जो पोएम है वो किसी को नहीं दिखाता। कॉन्टिनेंस मतलब होता है मुखाकृति। द डेप्थ एंड पेशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लैंड, तो इसका जो डेप्थ है पोएम वो का, पेंटिंग का, एंड पेशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लैंड, चमक रहा है। बट टू माई सेल्फ दे टर्नड, लेकिन मेरी मेरी तरफ से क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है। बट टू माई सेल्फ दे टर्न सिंस नन पुट्स बाय द कर्टेन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई। तो मैं किसी के लिए ये जो पर्दे हैं उसको नहीं हटाता, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, अभी हटा रहा हूँ उनको दिखाने के लिए डेप्थ एंड पेशेंट ऑफ दिस पेंटिंग। ठीक है, और वो जो मुखाकृति है कॉन्टिनेंस, जो डचेस की कुछ क्वालिटीज़ हैं उसको बताने के लिए। अब आगे जो भी होगा स्टोरी में आगे पता चलेगा। ये माई लास्ट डचेस की कुछ लाइनें हैं ना, ये पूरा पोएम नहीं है, ये याद रखना। साथ में और के भी जो एग्जाम्पल दिया वो भी लॉन्ग भी, प्रॉपर लॉन्ग पोएम होता है तो वो भी थोड़ा सी है। बैरेड में भी थोड़ी थोड़ी लाइनें बताई हैं, जो ओनली सोनेट है उसी में मैं पूरी पोएम बता पाया आपको। तो 1 आवर की क्लास होने वाली है, तो यहीं पे एंड करते हैं। जो रिमेनिंग पोर्शन है हम लोग का वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। क्या बचा है, एलेगरी, नहीं नेक्स्ट क्लास नहीं करते, एलेगरी एक ही टॉपिक बचा है, इसको कंप्लीट करते हैं। व्हाट इज़ एलेगरी, व्हाट इज़ एलेगरी। एलेगरी, एलेगरी होती है, हिंदी में तो प्रॉपर वर्ड नहीं आ रहा है इसके लिए माइंड में। एलेगरी ऐसी है कि समझो मैं किसी को सेटायर करने के लिए, मतलब किसी पे कटाक्ष करने के लिए, अगर एक ही स्टोरी दूसरे फॉर्म में कैरेक्टर को चेंज करके बता दूं तो क्या हो जाएगी, एलेगरी हो गई। नहीं आया समझ में, चलो बता दो। देखो अभी के डेट में जैसे कुछ पॉलिटिकल कुछ हुआ, तो जैसे पॉलिटिकल कुछ हो जाता है कानून, जैसे हम लोग वो देखते हैं ना, क्या बोलते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हो आप लोग, यूट्यूब वीडियोस देखते हो, इसमें यूट्यूबर्स होते हैं, यूट्यूबर्स की आपस में लड़ाई हो रही है मान लेते हैं, ठीक है। तो ये यूट्यूबर क्या करता है, इस यूट्यूबर का पैरोडी बनाता है, उसको मेनली पैरोडी बोलते हैं, पैरोडी बनाता है। उसमें क्या करता है, जैसे इसका नाम राम है मान लेते हैं, तो इस कैरेक्टर का नाम कर देगा क्या, श्याम कर देगा, और उसको इसी की तरह कपड़े पहनाएगा, इसी की तरह चीज़ें कराएगा, ठीक है, जिससे हमको पता चल जाएगा भैया यहाँ पर कैरेक्टर तो श्याम है, ठीक है, ये जो बता रहा है उसमें श्याम है, लेकिन असल में इनडायरेक्टली किसको मेंशन कर रहा है, राम को, और इसके लाइफ में कुछ इवेंट रहेगा उसको वो करने के लिए ये बताएगा, तो हमको पता चल जाएगा। तो उसी को बोलते हैं एलेगरी। एलेगरी समझ गए, मतलब एक पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन लोग दूसरा कुछ लिखे। और एलेगरी ना पोइट्री का बस टाइप नहीं है, एलेगरी नरेशन में भी होता है, ठीक है, नरेटिव नॉवेल्स भी लिखी जा सकती हैं ऐसे टाइप की। और लेकिन हम लोग अभी पोएम के सेंस में पढ़ रहे हैं, तो हमको याद रखना है कि जो एलेगरी होगी वो भी नरेटिव टाइप की पोइट्री होगी, जिसमें एक पर्सन या फिर एक इवेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग चीज़ें होंगी, जिसमें मीनिंग डीप रहेगा। समझो आप लोग जैसे अभी कोई चीज़ चल रही है मान लेते हैं, जैसे अभी कोई इशू जैसे चल रहा है, ओलंपिक वाला इशू, ओलंपिक चल रहा है, ठीक है। तो ओलंपिक से रिलेटेड मैंने एक चीज़ बता दी, जिसमें मैंने कैरेक्टर के नाम बस चेंज कर दिए। यहाँ रियल लाइफ में जैसे वेट गेन वाला मामला आया ना विनेश फोगाट का, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ, एक लड़की ही लेता हूँ मैं, और इसका नाम रख देता हूँ सुमन, रख देता हूँ नाम, ठीक है, मान लेते हैं सुमन रख दिया नाम। और ये वेट वाला कुछ मैंने बना दिया कि ओलंपिक हुआ, तो ओलंपिक हुआ या फिर और कोई भी चीज़ हुई, सिंपल गेम हुआ, तो वेट बढ़ने के कारण ही पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, ऐसे करके एक स्टोरी पोएम लिख दी मैंने। तो अब वो जब पढ़ोगे तो आप समझ आओगे ना, सुमन तो यहाँ पर कैरेक्टर है इस पोएम का, लेकिन ये तो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, विनेश को कर रहा है, विनेश फोगाट को। बस वही चीज़ होती है। अब देखो पढ़ते हैं, अब इसको डिफिनीशन को पढ़ते हैं। एन एलेगरी इज़ अ वर्क दैट कॉन्वेज, हमको कॉन्वे करता है क्या, अ हिडन मीनिंग, जो बताया ना कि आप समझ जाएंगे कि वो है अ हिडन मीनिंग, यूजुअली मोरल,
ठीक है। मोरल होता है, मोरल मतलब कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सिखाएगा ऐसा। स्पिरिचुअल हो सकता है, भक्ति से रिलेटेड हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है पॉलिटिकल, जैसे जो चीज़ मैंने बताई ना वो पॉलिटिकल वाली है। तो एलेगरी क्या होगी, मोरल हो सकती है, स्पिरिचुअल हो सकती है, या पॉलिटिकल हो सकती है, जिसमें क्या होगा, जो क्या कन्वे करेगा हमको हिडन मीनिंग। वो हिडन मीनिंग कैसा हो सकता है, मोरल हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है, पॉलिटिकल। थ्रू द यूज ऑफ सिम्बॉलिक कैरेक्टर्स एंड इवेंट। किसके थ्रू करेगा, सिम्बॉलिक कैरेक्टर, जो मैंने लिया था वो क्या था, सिम्बॉलिक कैरेक्टर। सुमन क्या थी, सिम्बॉलिक कैरेक्टर, किसकी, विनेश फोगट की, वैसे ही। एंड इवेंट, ठीक है। An allegory is a work that conveys hidden meaning, usually through usually moral, spiritual, and political, through the use of symbolic characters and events. Means we mainly use symbols to represent something in allegory. Okay, तो allegory is a symbolic fictional narrative. सिम्बॉलिक होगा, कोई एक लिया मैंने सिंबल के तौर पर, फिक्शनल होगा, काल्पनिक होगा, एंड नरेटिव होगा, कथा सुनाई जाएगी। ठीक है, तो एलेगरी इज अ सिंबॉलिक फिक्शनल नरेटिव, कोई स्टोरी आइदर इन वर्स और प्रोज। जैसे मैंने बोला कि पोयम का बस टाइप नहीं है एलेगरी, प्रोज में भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम लोग वर्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्योंकि हम लोग पोइट्री टाइप्स पढ़ रहे हैं। वी मेनली डिवाइड एलेगरी इंटू टू पार्ट्स, टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अपन लोग एलेगरी को। क्या, हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल एलेगरी, हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल एलेगरी, तो दोनों को साथ में रखा है। जैसे हिस्ट्री का कोई इवेंट हुआ है, जैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ है, वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ है, या फिर और कोई भी चीज़ें हुई हैं हिस्ट्री में, उससे रिलेटेड एक एलेगरी में लिख रहा हूँ, एक पोयम लिख रहा हूँ, जिसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके कैरेक्टर को मैंने चेंज कर दिया, उनको उनको सिंबल के तौर पे यूज़ किया, कोई इवेंट है उसको सिंबल के तौर पे यूज़ किया, तो वो क्या हो जाएगा, हिस्टोरिकल या फिर पॉलिटिकल एलेगरी। पॉलिटिकल सिचुएशन भी बता सकता ना उस समय की, या फिर इस समय की मैं पॉलिटिकल सिचुएशन बता के कोई एलिगरी लिखूँ तो क्या होगी, हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल एलिगरी होगी। ठीक है, मतलब हिस्टोरिकल पॉलिटिकल अलग अलग कर सकते हैं। पास्ट से रिलेटेड कोई स्टोरी लूँगा तो हिस्टोरिकल हो जाएगी, अभी के पॉलिटिकल सिचुएशन लूँगा तो पॉलिटिकल एलिगरी होगी। और एक है सस्टेन्ड एलिगरी ऑफ आइडियाज़। सस्टेन्ड एलिगरीज ऑफ आइडियाज़ क्या है सर, मतलब अभी जो लोगों की सोच है, अभी जो मैंटेलिटी है, उन पे सेटायर करने के लिए, अभी कोई पर्सनल कुछ वो चल रहा है, मोरल डिलेमा चल रहा है, या फिर और रिलीजन से रिलेटेड कुछ हो रहा है जो गलत है समझो, तो उसको वो करने के लिए मैं अगर कुछ लिखता हूँ पोयम एलेगरी, ठीक है, सिंबल्स का यूज़ करके, तो क्या होगा, एलेगरी। दो एग्जाम्पल है, एब्सलम एंड एकिटोफेल बाय जॉन ड्राइडन, ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है, एब्सलम एंड एकिटोफेल बाय जॉन ड्राइडन। और ये द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बनियन, ये सेकेंड वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, देखो एक और चीज़ बता रहा हूँ, जो होती है ना चीज़ें कि लोगों को रिप्रेजेंट किया जाता है, वैसे ही लोग ही बस रिप्रेजेंट नहीं होते। यहाँ पर क्या करते हैं पता है, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस वाले में, इसमें जैसे दुख हो गया, सुख हो गया, वाइस मैन हो गया, उनको भी कैरेक्टर के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है, और साथ में प्लेसेस को भी एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे इसमें एक वो कैरेक्टर रहता है, एल्डरली एल्डरली वाइस मैन, ये कैरेक्टर है इसमें। प्लेस का नाम है स्लो, मतलब दलदल, ऑफ डिस्पॉन्ड, मतलब डिस्पॉन्ड मतलब निराशा, निराशा का दलदल, ऐसा। अब निराशा क्या है, अब्स्ट्रैक्ट थॉट है ना, भाव है एक, भाव को अपन लोगों ने क्या कर दिया, प्लेस के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, तो भाव को भी करते हैं सिंबल के रूप में यूज़, प्लेसेस के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो भाव हैं उसको लोगों के रूप में भी यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं एलेगरी में। एलेगरी मतलब पढ़ सुनो ना, तो सबसे पहले आपको आना चाहिए सिंबल्स, सिंबल्स का सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, एक चीज़ किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी, ये चीज़ आपने क्रैक कर ली तो आपका एलेगरी हो गया। ठीक है, तो हम लोग का क्लास अब कंप्लीट हो गया, शुरू से अब इसको एक बार देखते हैं हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, ठीक, सबसे पहले लिरिक पढ़ा, लिरिक सब्जेक्टिव पोएट्री, पर्सन के थॉट्स फीलिंग ये सब एक्सप्रेस होंगे। सोनेट, टाइप ऑफ लिरिक पोएट्री इन अ 14 लाइन्स विद अ पर्टिकुलर राइम एंड मीटर। एलेजी इज अ सैड पोएम रिटन टू मॉर्न समथिंग या फिर समवन on a loss of something. Odd, odd is a poem written on a particular subject, elevated in style to glorify or praise something, something or someone. Epic, Mahakavya, a long narrative poem with a heroic or quasi divine figure.
on on whose action depends the fate of nation, tribe, or whole world. बैलेड, शॉर्ट नरेटिव पोयम, रिप्रेजेंट अ इवेंट। ठीक है, छोटी सी इवेंट को बताएगा बैलेड जो होगा। शॉर्ट होगा, और शॉर्ट होगा, एक पर्टिकुलर इवेंट को लेगा, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करेगा। ड्रामेटिक मोनोलॉग, सिंगल स्पीकर, एड्रेस्ड टू अन एड्रेस्ड टू अनदर लिसनर, वन और टू। ओके, ड्रामेटिक मोनोलॉग। एलेगरी, symbols, use of symbols, symbolically represent something and mean something, means there is lot of hidden meaning in allegory. If we do not aware about the current situation or that particular thing, then we could not get the perfect meaning. So it is important to understand allegory, that we know that on which event or which situation, on which historical event it is written. Okay, so that's all. So we have completed all the types of poetry: lyric, sonnet, elegy, or epic, ballad, dramatic monologue, and allegory. Okay, so just read it and let's meet in our class. Thank you.